हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपांकर सर है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोगों का आसपास का जो कोई भी सब्सटेंस, ओके, कोई ये स्केल हो या ये पेन हो, ओके, ये सब क्या है, मीटर है। ओके, लिक्विड वाटर भी एक मीटर है और गैस जो हम लोग सांस लेते हैं वो गैस भी एक मीटर ही है। मीटर जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, विभाजित करते हैं उसके फिजिकल नेचर के ऊपर और केमिकल नेचर के ऊपर। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशंस में मतलब फिजिकल का क्लासिफिकेशन मतलब जब हम लोग मीटर, कोई भी मीटर को छूते हैं, ओके, टच करते हैं, उसका हम लोग कैसे फील होता है, ओके, उसके ऊपर बेसिस करके मीटर को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला तो है सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसियस स्टेट। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मीटर का 3 भाग है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मीटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशंस में मीटर का 2 भाग है। एक तो है प्योर सब्सटेंस, प्योर मतलब जो 100% प्योर होता है, ओके, गोल्ड 100% प्योर अगर होता है तो ये प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और मिक्सचर जो मिक्स होता है। ओके, इसके वर्ड के बारे में हम लोग प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स प्योर का 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक तो है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब एलिमेंट्स को हम लोग 3 भाग में भाग करते हैं। एक तो मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तुम लोगों ने ये सारे वर्ड पहले सुना है, क्लास 6-7 से ही सुन रहे हो तुम लोग। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मेटल हो, नॉन मेटल्स हो, मेटालॉइड्स हो, इसके बारे में। कंपाउंड को हम लोग 2 भाग में विभाजित किया जाए। एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड मिक्सचर को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक तो है होमोजेनियस मिक्सचर्स, दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस क्या है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मीटर। ओके, मीटर का क्या क्या नेचर होता है। सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, जो मीटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसका नेचर कैसा होता है। पहला तो कोई भी मीटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या है, पार्टिकल्स के द्वारा मेड अप होता है। ओके, वो पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल के द्वारा जो मिलियंस पार्टिकल्स के कंबाइन होकर मीटर फॉर्म होता है। पार्टिकल कितना छोटा है, अगर हम लोग एक चॉक पेंसिल को, ओके, चॉक को अगर छोटा छोटा करके छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग जितना हो सके उसके छोटा छोटा पार्टिकल, जो यहाँ पे हम लोग डिवीजन भी नहीं कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स, वो छोटा छोटा पार्टिकल जो हम लोगों का उंगली में लगा रहेगा, उससे भी छोटा होता है मीटर, जो क्या है, पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेकेड आइज के थ्रू हम लोग देख नहीं सकते। ओके, मीटर क्या है, पार्टिकल्स के द्वारा क्या होता है, फॉर्म होता है। दूसरा है कि मीटर के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, डिफाइंड गैस होता है, यहाँ पे हम लोगों का एटमॉस्फेयर में डिफाइंड गैस है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कोई गैस लीक होता है, ओके, गैस लीक होता है, हम लोगों का गैस का स्मेल आएगा, क्योंकि वो गैस जो एटमॉस्फेरिक गैस के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, वहां पे गैप है, इसीलिए वो डिफ्यूज हो, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। क्योंकि उस गैस में क्या है, हम लोगों का एटमॉस्फेयर में स्पेस है, ओके, पार्टिकल्स के भी स्पेस है, इसीलिए वो जो गैस पाइप से लीक होगा वो मिक्स हो पाएगा हम लोगों का एटमॉस्फेरिक गैस में। उसके बाद पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है, मीटर के बीच स्पेस होता है। अगर मान लो स्पेस एक एग्जामिन के थोड़ा हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये एक बीकर है और यहाँ पे हम लोग वाटर रखे हैं। ओके, वाटर पे अगर हम लोग शुगर ऐड करते हैं, 1 टीस्पून शुगर ऐड करते हैं और इसको हम लोग स्टाइरिंग करते हैं, तब क्या होगा, ये शुगर क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। वो शुगर कहाँ गया, इस क्या है, यहाँ पे इस पार्टिकल्स में लिक्विड वाटर के बीच छोटा छोटा गैप है। ओके, गैप है, उन गैपों को ये शुगर का जो पार्टिकल्स है, शुगर का पार्टिकल्स भी बहुत छोटा छोटा है, वो पार्टिकल्स क्या करेगा, फिल अप कर देगा।
सो अगर हम लोग एक बार ऐड करते हैं तो क्या होगा, स्टायरिंग करने से मिक्सिंग हो जाएगा, दूसरा बार ऐड करने से भी मिक्सिंग हो जाएगा, तीसरा बार में या तो चौथा बार में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोगों ने जो शुगर ऐड किया था तभी ये वो शुगर ने क्या किया कि यहाँ पे जो स्पेस था उन स्पेस को फिलअप कर दिया। ओके, सो हम लोग इस एग्जामिन के थ्रू हम लोग यही हम लोग जान सकते हैं कि मीटर में क्या होता है, स्पेस होता है। ओके, सॉलिड में भी स्पेस है लेकिन वो गैप बहुत कम है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच भी स्पेस होता है लेकिन वो क्या होता है, गैप बहुत कम है, कम है, कम है। मीटर का पार्टिकल्स कितना छोटा होता है हम लोग एक एग्जामिन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये एक बीकर है और यहाँ पे मैंने पानी रखा है और यहाँ पे मैं अगर KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर ऐड करता हूं तब क्या होगा, KMnO4 ऐड करने से इसका अगर मैं 2 क्रिस्टल्स, छोटा छोटा क्रिस्टल अगर इस पानी में ऐड कर देता हूं तब क्या होगा, इस पानी का कलर पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, छोटा छोटा। ओके, अगर क्रिस्टल ऐड कर देता हूं वो क्या होगा, पानी का कलर पिंक हो जाएगा। इसी पानी में से अगर मैं 10 ml एक दूसरे बीकर में ऐड कर देता हूं, वाटर में, दूसरे वाटर में, क्लियर वाटर में ऐड कर देता हूं तब क्या होगा, इस कलर इसका भी इससे 10 ml पिंक कलर सॉल्यूशन मतलब KMnO सॉल्यूशन लेके अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूं 90 ml में, 90 ml वाटर में, तब क्या होगा, इसका भी कलर पिंक हो जाएगा। ओके, और इससे अगर हम लोग अगर अगेन 10 ml पिंक कलर KMnO4 सॉल्यूशन अगर और एक बीकर में ऐड कर देते हैं 90 ml वाटर में, उसका भी कलर क्या होगा कि 90 ml वाटर में ऐड कर देते हैं, इसका कलर भी पिंक हो जाएगा। लेकिन ये अगर हम लोग 8 टाइम्स 9 टाइम तक करेंगे तब क्या होगा, हम लोग का कलर पूरा क्लियर वाटर जैसा क्लियर सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों, और हम लोग अगर नोटिस करेंगे तब हम लोगों को क्या देखने पड़ेगा, हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं कि पहले जो सॉल्यूशन है उसका जो पिंक कलर है दूसरे से ज्यादा क्या है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, मतलब ज्यादा कलर ज्यादा है। ओके, मतलब जितना हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कलर कम होता जाएगा और लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा वो उसका कलर बहुत ही कम होगा। ओके, 8 टाइम अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इससे यही पता चलता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। क्या जो पार्टिकल्स होता है मेटा, जिस पार्टिकल्स के थ्रू मेड अप होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो पार्टिकल्स एक टाइम में अगर ये टाइम प्रोसेस कंटिन्यूस करेंगे तब एक जो बीकर है उसमें भी कलर का थोड़ा एकदम लाइट पिंक होगा लेकिन वाटर जैसा कलर नहीं होगा। ओके, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा पिंक कलर वहां पे होगा क्योंकि वहां पे भी KMnO पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है। ओके, सो मीटर इतना छोटा होता है पार्टिकल्स। उसके बाद पार्टिकल्स और मीटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर मान लो वहां पे एक मैंने कोई भी एक कॉर्नर में हम लोग एक इंसेंस स्टिक, ओके, धूप होता है, उसको अगर हम लोग लीड करेंगे, ओके, उसको जलाएंगे तब क्या होगा, हम लोग किसी भी थोड़ी दूर पे जाने से उसका क्या होता है, स्मेल हम लोगों का नॉस्ट्रिल्स में पड़ेगा, हम लोगों को वो स्मेल आएगा क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव कर रहा है। क्या है, हर पार्टिकल्स मूव करना चाहता है। हम लोगों का ह्यूमन का नेचर क्या है, हम लोग फ्री होना चाहते हैं, हम लोगों को भी बाहर में घूमना बहुत अच्छा लगता है ना। सो ये नेचर का हर मीटर का पार्टिकल्स का नेचर है, वो भी क्या है, मूव करना चाहता है। ओके, कंटिन्यूअसली मूविंग, वांट टू कंटिन्यूअसली मूविंग। बट सॉलिड में क्या है, ये पार्टिकल्स में हम लोगों को ये पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करके रखता है, इसीलिए वो रिजिड होता है और वो मूव नहीं कर सकता है, फ्री होके जा नहीं सकता। लेकिन लिक्विड में थोड़ा वो अट्रैक्शन कम है, ओके, इसलिए वो फ्री होके जा सकता है थोड़ा, और गैस में वो अट्रैक्शन बहुत कम है। मान लो अगर हम लोगों का ये अगर हम लोग डेली हम लोग एक सोसाइटी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जिस लड़के का अपने माँ बाप के साथ या तो परिवार के साथ ज्यादा कनेक्शन है, ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो बाहर नहीं निकल सकता है ज्यादा। ओके, वो बाहर में जाके पढ़ नहीं सकता है, पढ़ सकता है लेकिन वो घर में लौट आएगा। ओके, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जिसका अट्रैक्शन कम है वो क्या होगा, बाहर में चला जाएगा। ओके, जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना ही वो फ्रीली मूव कर सकता है। हाँ, हो सकता है वो बाहर में जाए, ओके, बाहर में पढ़े, लेकिन वो फाइनली घर में ही चला आएगा क्योंकि उसका अट्रैक्शन ज्यादा है। ओके, मीटर का भी सॉलिड का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकता है। ओके, कंटिन्यूअसली मूविंग। सो मीटर पार्टिकल्स और मीटर क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है, मूविंग है। पार्टिकल्स और मीटर्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, मीटर्स मैंने ये बोला है कि
मेटर का क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस का जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रखा है, एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्शन करके रखा है, उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इसका सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सॉलिड पे ज्यादा है सबसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिक्विड पे है और उसके बाद है गैस, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्पेस सबसे ज्यादा कहां पे है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा कहां पे है, मोलिकुलर स्पेस गैस पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मेटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का के बीच क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस का डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। मान लो ये एक स्केल है और ये स्केल है और इसका क्या है, डेफिनेट शेप है और ये एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखा है। ओके, सो सॉलिड का हर सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम लोग अगर कोई दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं लिक्विड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर, तब क्या बोलते हैं हम लोग कि मुझे 1 लीटर का एक बोतल लीजिए, या तो मिल्क जब हम लोग लेते हैं दूध वाले से, तब क्या बोलते हैं 1 लीटर हम लोगों को दूध चाहिए या और आधा लीटर चाहिए। सो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बात डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड का शेप नहीं होता है, अगर उस जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखेंगे उसी कंटेनर का शेप लेगा। ओके, अगर एक ग्लास में हम लोग लिक्विड रखेंगे उसका ग्लास का शेप लेगा, अगर एक मग में रखेंगे तो मग का शेप लेगा। सो उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये क्या होता है उसका, वो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज प्लेस्ड, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का ही शेप लेगा। गैस का क्या होता है, ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हवा में हम लोग जब हवा का कोई शेप भी नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है। उसके बाद जिस सॉलिड सब्सटेंस का क्या है, जो पार्टिकल्स होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उन पार्टिकल्स का के बीच गैप बहुत कम होता है। ओके, सो इंटर पार्टिकुलर स्पेस इन द सॉलिड स्टेट इज लोएस्ट इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैस। ओके, क्योंकि इस सॉलिड स्टेट में इन पार्टिकल्स का के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। एक पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। ओके, सो इसीलिए इसका क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है और इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग रिजिड बोलते हैं। ओके, रिजिड है वो, क्योंकि ये शेप अपना इजीली चेंज नहीं करता है। अभी जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, बट गैस से कम होता है, क्योंकि यहाँ का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है लिक्विड में क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द गैस, तो इसीलिए एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। सो ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं गैस के कंपैरिजन में, गैस पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। सो इनका गैप गैस से कम है, बात सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में इसका जो पार्टिकुलर अट्रैक्शन है वो कम है। ओके, इसीलिए इसका गैप सॉलिड से ज्यादा है। ओके, इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस, क्योंकि इनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। तीसरा, गैस का इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस जो सबसे ज्यादा होता है, और क्योंकि इनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे कम होता है। ओके, एक दूसरे को सबसे कम अट्रैक्शन करते हैं। ये है सॉलिड लिक्विड का डिफरेंस। और एक लिक्विड का एक नेचर है, लिक्विड्स आर फ्लूइड। ओके, और गैस भी फ्लूइड है। लिक्विड को हम लोग अगर मैं यहाँ पे कोई भी वाटर, ओके, वाटर को अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या होगा, वाटर नहीं रहेगा, वो फ्लो होके चला जाएगा, जो नेचर सॉलिड में नहीं है। लिक्विड्स आर फ्लूइड्स बिकॉज इट हैज कैपेबिलिटी टू फ्लो। सो अब हम लोग ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। सो इन तीनों के जो केस है उसमें थोड़ा क्या है, एक्सेप्शन है थोड़ा। ओके, हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जो पढ़ा था उनके प्रॉपर्टीज से थोड़ा एक्सेप्शन है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। रबर बैंड को हम लोगों ने सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा था, सॉलिड्स आर हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स आर रिजिड। ओके, सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, रबर बैंड, हम लोग जो रबर लगाते हैं वो क्या है, जो लड़कियां वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड तो है, लेकिन वो स्ट्रेच हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा
कि रबर बैंड को हम लोग अगर स्ट्रेच करते हैं तब क्या होगा, इसका शायद शेप चेंज हो जाएगा हम लोगों का प्रेशर अप्लाई करने से, ओके, हम लोगों का फोर्स अप्लाई करने से शायद इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज परमानेंट नहीं होगा। ओके, अगर हम लोग प्रेशर को उस रबर बैंड को पहले खींचते हैं तो इसका शेप थोड़ा चेंज होगा, लेकिन हम लोग अगर वो प्रेशर अप्लाई करना बंद कर देंगे तब क्या होगा, रबर बैंड अगेन अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा, अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा। ओके, सो उसका अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, ये रबर बैंड टूट जाएगा। ओके, टूट जाएगा, वो रबर बैंड क्या होगा, वो टूट जाएगा। सो सॉलिड में भी ऐसा ही है, हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, सॉलिड को शेप नहीं चेंज करते, अगर बहुत ज्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, टूट जाएगा। ओके, सो वही है कि रबर बैंड का अगर हम लोग एक लिमिट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, वो टूट जाएगा, नहीं तो हम लोग अगर उसको खींचेंगे तो वो तुरंत हम लोग बात क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा। वही है आंसर, तुम लोगों के बुक्स में ये दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हैं। What about a दूसरा जो केस है वहां पे क्या बोला है, What about a sugar and salt when kept in different jars, this take the shape of the jar, are they solid? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सॉलिड सब्सटेंस का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर हम लोग शुगर को, बहुत सारे शुगर को हम लोग अगर कोई भी जार में रखेंगे या तो कोई ग्लास में रखेंगे, वो क्या होगा, उस जार का शेप ले लेगा। ये क्या सॉलिड है, शुगर सॉलिड है, हम लोग को पता है शुगर सॉलिड है, लेकिन वो जार में रखने से क्या होगा, जार का शेप ले लेगा। तो इस केस में हम लोगों को क्या पता चला है कि यहाँ पे शुगर हम लोग हर एक पार्टिकल्स के बारे में बोल रहे हैं। ओके, शुगर या सॉल्ट हर एक पार्टिकल्स के बारे में बोल रहे हैं, हर एक पार्टिकल्स का तो शेप चेंज नहीं होगा अगर हम लोग इसको जार में रखेंगे, तो हर एक पार्टिकल्स का शेप तो सेम ही रहेगा। वही है कि हर एक पार्टिकल्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। हाँ, ज्यादा रखने से उसका जार में उसका जार का शेप ले सकता है, लेकिन हर एक पार्टिकल्स का शेप क्या होगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे तीसरा जो केस है, व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इज इट द सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट हाई। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सॉलिड सब्सटेंस रिजिड होता है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक सॉलिड है उसको कंप्रेस कर सकते हैं नहीं। लिक्विड को अगर हम लोग एक बैलून में लिक्विड रखते हैं तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अगर गैस, एक बैलून हम लोग गैस फिलअप बैलून रहेंगे तो रखेंगे तब उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन स्पॉन्ज जो हम लोग स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को तो हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो किस लिए, क्योंकि या इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि स्पॉन्ज के बीच बहुत सारे क्या होता है, मिनट मतलब छोटा छोटा होल होता है। ओके, स्मॉल पोर्स होता है, होल होता है। सो उसमें अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तब क्या होगा, इस होल में क्या है, एयर है, एयर है, एयर तो कंप्रेसिबल है। तब क्या होगा, अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तब क्या होगा, इसका एयर बाहर निकल आएगा। ओके, बाहर निकल आएगा ज्यादा कंप्रेस करने से। अगर हम लोग उसको फिर से छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा। ओके, सो वही यही है कि अगर हम लोग स्पॉन्ज को कंप्रेस करेंगे तब इसका जो अंदर में जो होल्स है, छोटा छोटा जो होल्स है, मिनी जो होल्स है, उसका क्या होगा, एयर जो अंदर है वो बाहर निकल आएगा और वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर वो फोर्स हम लोग छोड़ देते हैं तब क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मीटर। मीटर अपना स्टेट किस लिए चेंज करता है। ओके, सो जनरली मीटर दो कारणों से अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड आ सकता है, लिक्विड से गैस आ सकता है। ओके, या तो गैस से लिक्विड जा सकता है, या तो लिक्विड से सॉलिड जा सकता है, या तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस आ सकता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड जा सकता है। सो किन दो कारणों से मीटर अपना स्टेट चेंज करता है। पहला तो जो कारण है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और दूसरा कारण है प्रेशर, प्रेशर। ओके, अगर हम लोग कोई भी आइस क्यूब को बाहर में रखेंगे तब क्या होगा, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सो सॉलिड जब हीट करता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, और इस लिक्विड को अगर हम लोग बॉईल करेंगे, ओके, हीट करेंगे तब क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, इवापोरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ओके, गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तब क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मान लो तुम लोगों का मम्मी जब खाना बनाता है उसमें क्या होता है,
यहाँ पे सब्जी वगैरह जहाँ पे बनाते हैं वहां पे अपना वो एक ढक्कन रखते हैं। ओके, उस ढक्कन को अगर हम लोग जब मम्मी निकाल लेता है तब क्या होगा, उस ढक्कन में थोड़ा वाटर का वेपर, तुम लोग वाटर का ड्रॉपलेट्स देखना तुम लोग देखते हो। सो ये किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे सब्जी वगैरह में जो वाटर था वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, और इवापोरेट में वहां पे उसका टेम्परेचर ज्यादा था। ओके, उस कढ़ाई में उसका टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन जब भी उस ढक्कन के कंडीशन में आ गया तब क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। ओके, और वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह पानी जब बॉईल करते हैं किसी भी वैसे किसी भी एपरेटस में, तब क्या होगा, उसमें ढक्कन में रखने से वो पानी का वेपर वहां पे ढक्कन में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड जब सॉलिड में, पानी अगर हम लोग फ्रीज में रखेंगे तब क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, इन चारों प्रोसेसों का तुम लोग नाम याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब सॉलिड को हम लोग ज्यादा हीट करते हैं तब क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जो नेफ्थलीन कपड़ा वगैरह में जो रखते हैं नेफ्थलीन, ओके, नेफ्थलीन क्या होता है, वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, छोटा हो जाता है। ओके, वो तो डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड तो वहां पे नहीं हम लोगों को दिखाई पड़ता है, सो क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जब सॉलिड लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड में, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जहां पे फायर जहां वो रेड कलर का जो सिलेंडर होता है, ओके, फायर एक्सटिंग्विश में हर स्कूल और सरकारी दफ्तर में हम लोगों को दिखाई पड़ता है फायर एक्सटिंग्विशर। वो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर में कोई भी कहाँ पे क्या है, पॉलिथीन वगैरह में हम लोग अगर उसको प्रेस करेंगे तब क्या होगा, वो डायरेक्टली ड्राई आइस में कन्वर्ट होता है। जहां पे आइस वगैरह, जहां पे आइस का जो डिब्बा होता है, ओके, वहां पे क्या होता है, ड्राई आइस होता है। वो आइस कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, जो भी आइस वगैरह जो भी लेके आते हैं उन लोगों का जो डब्बा होता है वहां पे क्या होता है, ड्राई आइस होता है, और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, और इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सो हम लोगों को पता चला कि पहला तो कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से हम लोगों का मेटर का स्टेट चेंज होता है। ओके, सो दूसरा कंडीशन है प्रेशर चेंज करने, चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द मेटर बाय अप्लाइंग द, चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मेटर बाय अप्लाइंग द प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से भी क्या है, मेटर अपना स्टेट चेंज करता है। मान लो ये एक एपरेटस है और यहाँ पे एक पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का है। सो यहाँ पे जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये तो यहाँ पे ये है पार्टिकल्स, यहाँ का पार्टिकल्स है, और इस पिस्टन में से यहाँ पे लीक नहीं हो सकता है। ओके, ऐसा पिस्टन लेना पड़ेगा जहां पे लीक नहीं हो सकता है, गैस यहाँ पे पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब ज्यादा प्रेस करेंगे तब क्या होगा, पार्टिकल्स तो सेम ही रहेगा लेकिन उसका जिस वॉल्यूम में रहता था वो वॉल्यूम का परिमाण कम हो जाएगा। ओके, सो पार्टिकल्स ज्यादा डेंस हो जाएगा। ओके, और वही को अगर हम लोग और प्रेस करेंगे तब क्या होगा, वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। ओके, ड्राई आइस जब कन्वर्ट होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर है वो इसी प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, उनका पार्टिकल्स का जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो कम हो जाता है और वो अपना स्टेट चेंज करता है। ओके, सो अब हम लोगों ने पढ़ा कि मीटर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से अपना स्टेट चेंज करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशनशिप क्या आता है। सो केल्विन इक्वल सेल्सियस प्लस 273। ओके, अगर सेल्सियस के साथ कोई भी डिग्री सेल्सियस के साथ 273 प्लस करते हैं तब क्या होगा, केल्विन में वो निकल आएगा। सेल्सियस और केल्विन स्केल क्या है, जनरली टेम्परेचर 3 स्केल के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला तो है सेल्सियस, दूसरा केल्विन, और एक तीसरा है उसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट के बारे में हम लोगों को पता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 9 में। सेल्सियस और केल्विन के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। सो डिग्री सेल्सियस के साथ अगर 273 प्लस करेंगे तब क्या होगा, केल्विन में निकल आएगा। सो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मान लो क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट द 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, तब क्या करना पड़ेगा, 27 प्लस 273, तब क्या होगा 300 केल्विन। अगर बोलता है कि इसी इक्वेशन को हम लोग सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, 273 को हम लोग अगर राइट हैंड साइड में ले आएंगे तब क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में है इस साइड में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड में आने से वो माइनस हो जाएगा। सो क्या होगा, केल्विन माइनस 273।
अभी एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल, तब क्या होगा, 300 को अगर 273 से माइनस कर देंगे, 300 को अगर 270 से 273 माइनस कर देंगे, तब क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्ट ऑन इवापोरेशन। सो इवापोरेशन मतलब जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। पहला तो है सरफेस एरिया। सो हम लोग अगर कोई भी चाय पीते हैं, तब क्या होगा, हम लोगों को ज्यादातर कप में देता है, लेकिन पुराने लोग जो हम लोगों का दादी परदादी थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो जो वहां पे जो डिश देता है उसमें पीते थे, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट थे। उन लोगों को पता था कि अगर चाय को हम लोग यहाँ पे एक ब्रॉडर सरफेस में रखेंगे, तब क्या होगा, वो ज्यादा इजीली क्या होगा, कूल होगा। ओके, सो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवापोरेट उतना ही ज्यादा होगा। सो उसी तरह हम लोग अगर कोई भी कपड़े को धो के सुखाना पड़ता है, तब हम लोग को मम्मी वगैरह क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे ही रख देते हैं, या उसको पूरा ब्रॉथ करके उसको सुखाते हैं। सो ब्रॉथ करके सुखाते हैं, क्योंकि वहां पे कपड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होगा, इवापोरेशन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना तुम लोग पानी को जितना गर्म करोगे, उतना ही इवापोरेट होगा। सो दूसरा फैक्टर है इवापोरेशन। सो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना होगा, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा, इवापोरेशन उतना ही बढ़ेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, इवापोरेशन उतना ही बढ़ेगा। तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा, इवापोरेशन उतना ही कम होगा। इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा, इवापोरेशन उतना ही कम होगा। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। सो जितना हवा जितना तेज जाएगा, इवापोरेशन उतना ही ज्यादातर क्या होता है, कोस्टल एरिया में कपड़ा, अगर हम लोग कोई भी सी वगैरह में जाते हैं कोस्टल एरिया में, तो हम लोग जब वहां पे एंजॉय वगैरह करते हैं ब्रिज में, उसके बाद बाहर निकलने के बाद हम लोगों का कपड़ा पूरा भीजा होता है, लेकिन जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहां पे हवा आती रहती है, सी ब्रिज आती रहती है। सो यहाँ पे इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सो व्हाई, ये चारों फैक्टर तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है इवापोरेशन में। सो एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर? समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ को क्यों पहनना पड़ता है? जनरली कॉटन क्या होता है, हम लोगों का जब बॉडी से स्वेट निकलता है समर डेज में, तो क्या होता है, कॉटन क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब करके रहता है, एब्जॉर्ब कर देता है इजीली। जो सिंथेटिक क्लॉथ है, जो क्या होता है, नायलॉन के द्वारा, या तो जो थोड़ा सिंथेटिक मतलब क्या है, थोड़ा जो कॉटन नहीं होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा वो इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन जैसा कुछ होता है ना। सो उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओके, सो इजीली एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या होगा, अगर सन का जो रे है वहां पे पड़ेगा हम लोग कपड़े में, तो इजीली इवापोरेट हो जाएगा। ओके, स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन क्लॉथ्स में, और सन रे इजीली उसको इवापोरेट कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ समर में पहनना ज्यादा प्रीफर करते हैं। Why do you wear? Why do we see water droplets on the surface of a glass containing ice cold water? Ice cold मतलब आइस जैसा ठंडा वाटर। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे, तो तुम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तुम लोग क्या देखते हो कि वहां पे थोड़ा बाहर में थोड़ा क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर निकलता है। ओके, सो ये क्या, वाटर इस ग्लास, अगर ये ग्लास क्या है, शीशे का है, क्या ग्लास से अंदर से बाहर निकल आया? सो ये बाहर नहीं निकला है। ये क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ये किस लिए होता है, कोई भी ग्लास में अगर आइस कोल्ड वाटर रखेंगे, आइस जैसा ठंडा पानी रखेंगे, तो बाहर में हम लोगों को थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ता है। किस लिए? ये कंडेंसेशन के कारण होता है। सो ये फिनोमिनन कैसा है, देखो, हम लोग को पता है वाटर बाहर में क्या है, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है। वाटर मतलब वेपर स्टेट में है। जब ये ठंडा पानी इस ग्लास में रखेंगे, तब क्या होगा, इसका एनवायरमेंट भी ठंडा हो जाएगा, इसका सराउंडिंग भी ठंडा हो जाएगा। कोई भी आइस कोल्ड वाटर रखने वाला कोई भी ग्लास में अगर तुम थोड़ा पास में अगर अपने हाथ को ले जाओगे, तो थोड़ा ठंडा फील करोगे। तब क्या होगा, इस एनवायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है, जो वेपर स्टेट में है, वो क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, कांटेक्ट में आने से गैस से क्या कन्वर्ट होगा, गैस स्टेट में, गैस से वेपर से
कंडेंसेशन के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। कोई भी आइस कोल्ड वाटर अगर कोई भी ग्लास में रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में हम लोग क्या रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ता है हम लोगों को। तो ये कंडेंसेशन के कारण ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। होप you enjoy this class. So I teach you the whole chapter of the matter in our surroundings. Please read it, revise it, and make notes of it. You can take the screenshot of this sheet also. Okay. So thank you for attending this class.